इन्वेस्टमेंट संजय दोषी मौजूद हैं, जिनके पास इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 20 साल का अनुभव है। उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग संजय जी आपको। और CNBC आवाज़ पर शायद मेरी आपसे पहली बार इंटरेक्शन हो रही है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और होपफुली आगे आपसे बात होगी काफ़ी। सबसे पहला सवाल, इस समय जो मार्केट का मूड माहौल आप देख रहे हैं उसमें मिड और स्मॉल कैप में मैसिव आउट परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 महीने से। एज अ फंड मैनेजर आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये स्पेस यहाँ से भी आगे आउट परफॉर्म करेगी? नमस्कार आपको अनुज, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को आपके शो का हिस्सा बनाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा अभी, जैसे मिड और स्मॉल कैप में हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है। हमारा व्यू भी इसी तरफ था। हम अबैकस म्यूचुअल फंड लॉन्च किया हमने। हमें लाइसेंस मिला अगस्त 2025 को और दिसंबर 2025 में हमारा पहला फंड आया जो था अबैकस फ्लेक्सी कैप फंड। उसकी पोजीशनिंग भी हमारी इसी तरफ थी कि स्मॉल एंड मिड कैप में हमें पर्टिकुलरली बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी फ्रॉम द नेक्स्ट 3-4 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम हमारा पोर्टफोलियो भी देखें, अबैकस फ्लेक्सी कैप, वहाँ पे हमारा मिड एंड स्मॉल कैप के तरफ टिल्ट ज़्यादा है। करीबन 50% पोर्टफोलियो स्मॉल एंड मिड कैप में है, जिसमें स्मॉल कैप करीबन 30% है और लार्ज कैप करीबन 43-44% है। तो हम मानते हैं कि जो भारत की स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जो अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ हम देख रहे थे, जो करीबन 5.5% चली गई थी और अब हम फिर से 7.5-8% की ग्रोथ पे आ रहे हैं। कॉर्पोरेट के जो नतीजे हैं, जो मुनाफे में ग्रोथ है, वो करीबन 2-3% तक चले गए थे, इन टर्म्स ऑफ धीमे हो चुके थे और अब हम लास्ट 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं कि उसमें एक पिकअप आया है। हम 9-10% निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे थे और ऑब्वियसली आगे जाके हमारी व्यू था कि ये 12 से 15% तक जा सकता है। नियर टर्म एक थोड़ा सा चैलेंज है, ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो क्रूड में थोड़ा बहुत तेजी हमने देखी है, हम उसे एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं। हमारे जो एक मीट फ्रेमवर्क है अबैकस में, उसमें हम ये मानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इवेंट है। जो नॉर्मली हमने देखा है पास्ट में, शॉर्ट टर्म इवेंट आपको लंबे इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है टू कम बैक इन द मार्केट। तो हमारा ये व्यू है कि ये जो नियर टर्म इम्पैक्ट हमने देखा है वो एक सप्लाई डेफिसिट की वजह से है। जैसे ही ये इशू रिजॉल्व होता है, क्रूड फंडामेंटली शुड कम बैक टुवर्ड्स मोर रीजनेबल लेवल, करीबन $70-80 के आसपास, जो भारत के लिए बहुत ही अनुकूल है। हम मानते हैं कि फर्स्ट 1 क्वार्टर FY27 में हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा, बट जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जहाँ पे हम 7-8% GDP ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ में करीबन 12 से 15%, जहाँ पे स्मॉल कैप करीबन 18 से 20% भी ग्रोथ दे सकती है, वहाँ पे हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। ओके अच्छा संजय जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मेरा भी आपसे आज पहला इंटरेक्शन। ये बताइए, मिड कैप, हमने पहला प्रश्न अपना मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ केंद्रित रखा। कुछ थीम्स किसी समय अवधि में बहुत अच्छा करती हैं, है ना। इट्स ऑल अबाउट योर स्टॉक सिलेक्शन एंड सेक्टर सिलेक्शन। एज ऑफ नाउ 1-2 थीम्स जो कि आपको मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, जिनका प्रेजेंस ही मिड कैप में होता है। कुछ थीम्स जो इस वक्त आपको प्रभावशाली लग रही हैं और जहाँ पे अर्निंग्स का एक्सपेंशन आपको अगले 1-2 क्वार्टर्स में अच्छा नजर आ रहा है। श्योर। स्मॉल कैप इन पर्टिकुलर हम देखें तो एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जहाँ पे आपको जो नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं उसमें आप अर्ली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम 5-10 साल पहले की बात करें तो काफी फोकस रहा था डिफेंस पे। अभी रिसेंटली हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, सिमिलरली केमिकल्स या अभी आगे जाके डेटा सेंटर। तो यहाँ पे आपको अगर नीश कंपनीज ढूंढनी है तो ये आपको नॉर्मली स्मॉल कैप में मिलती है और यही हमारा व्यू है कि ये जो सनराइज सेक्टर हम कहते हैं वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम हमारे व्यू के बारे में बात करें तो जो सेक्टर्स आप पूछ रहे थे, तो रिन्यूएबल से लेके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लेके नीश इंजीनियरिंग कंपनीज जो एरोस्पेस और डिफेंस में उनका वैल्यू चेन में एक ग्लोबल लेवल पे जो हिस्सा लेते हैं, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ डेटा सेंटर जहाँ पे यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑन इंजीनियरिंग एंड पावर मैनेजमेंट। तो ये सब सेगमेंट हमें लग रहा है कि जहाँ पे मैक्रो ट्रेंड पॉजिटिव है ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे भी गवर्नमेंट का जो फोकस है, जहाँ पे हमको मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करनी है,
जहाँ पे हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है और एट अ लेवल हम ग्लोबल लेवल पे एक रोल प्ले कर सके। आई थिंक इन सब सेक्टर्स में हमें काफी पॉजिटिव व्यू लगता है। ऑन द अदर साइड हेल्थ केयर स्पेस में जैसे सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी लग रही है और प्रीमियम कंजम्पशन में अभी जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी है और जो पर कैपिटा इनकम है, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स यहाँ पे बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और जो कंजम्पशन ट्रेंड है जो प्रीमियम सेगमेंट में, उसमें काफी बड़ा पिकअप दिखेगा। तो ये 3-4 सेगमेंट हम काफी पॉजिटिव हैं। ओके, 3-4 सेगमेंट यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं आप। संजय जी, ये एक तो स्पेसेस और जहाँ पर थोड़े से मूव आने शुरू हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखें कुछ स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स हैं जहाँ पर ठीक ठाक मूव हैं, कुछ मिड कैप कंपनियों ने आउट परफॉर्मेंस दिखानी शुरू करी है। यहाँ पे कुछ आप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं क्या? श्योर। स्पेशलिटी केमिकल्स इज एक सेगमेंट जहाँ पे हमारा व्यू भी काफी पॉजिटिव है। ग्लोबल वैल्यू चेन में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी कंपनीज डेवलप मार्केट्स में अपना प्रोडक्शन कम करके एक रीजनेबल सप्लाई जोन ढूंढ रहे हैं जो चाइना के अलावा भी जो सपोर्ट कर सकता है। और हमने देखा है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री ने लास्ट 10-15 साल में काफी प्रोग्रेस किया है, काफी केपेक्स हुआ है, काफी केमिस्ट्रीज हमने मास्टर की है। आई थिंक इसी का लंबा बेनिफिट दिखेगा और खास करके जब हम नए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे जहाँ पे सेमीकॉन से लेकर रिन्यूएबल सेल वेफर की मैन्युफैक्चरिंग है, इस पूरे वैल्यू चेन में आपको स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव भी हम काफी सिलेक्टिव बेसिस पे इन स्पेस में पोजीशन बनाए हुए हैं। थोड़ा सा लंबा व्यू लेके 3 से 5 साल का व्यू लेके हमें लगता है कि काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑन अ ग्लोबल सप्लाई चेन बेसिस एंड इम्प्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इन दिस स्पेस। अच्छा संजय जी, अब आते हैं थोड़ा फ्रंट लाइन स्पेस पे, लार्ज कैप्स पे। हमने देखा उस समय अवधि में जब क्रूड बहुत शार्प था, 120 के आसपास हम चले गए थे, 126 भी देखा हमने लास्ट वीक। बाजार ने अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप देखें, तालमेल को बिठाया है ना। एनर्जी स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में अच्छा मुंह दिखा गया उस पर। ईवी, एथेनॉल, आपने इस थीम के अंतर्गत, इस गियर शिफ्टिंग के अंतर्गत अपने आप को रीअलाइन करने के क्रम के अंतर्गत क्या देखा? किन स्टॉक्स पे आपका जो ट्रस्ट था या फिर कन्विक्शन था बढ़ा इस अवधि में? हम थोड़ा सा लंबा व्यू लेके काम करते हैं, करीबन 3 से 5 साल का व्यू लेते हैं। हमारा फंडामेंटल व्यू ये है कि क्रूड या तेल का जो भाव है, हमें नहीं लगता कि स्ट्रक्चरली ये $100-120 रहना चाहिए। इसके 2-3 रीजन है। एक, पहला कि जो इंटेंसिटी ऑफ क्रूड है इकोनॉमीज में, जो उनका यूजेज है वो काफी रिप्लेस हो रहा है काफी जगह पे। जैसे आपने ईवी का कहा कि मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली क्रूड की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। और हमने ये पास्ट में भी देखा है कि जब क्रूड में बहुत ज्यादा तेजी आती है तो जो अनवायबल फील्ड्स हो जाती है, या शेल गैस, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था क्रूड में बड़ा उछाल के बाद शेल गैस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, तो सप्लाई अपने आप रीबैलेंस हो जाती है। और नियर टर्म हमारा व्यू है कि ये तो एक सप्लाई डेफिसिट वाला मूव है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो रीअलाइन अवॉइड करते हैं। पर स्ट्रक्चरली हम, जैसे आपने कहा, ईवी का जो अपॉर्चुनिटी है या रिन्यूएबल का जो अपॉर्चुनिटी है, ये हमें लग रहा है कि ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। तो ये हम हमारे पोर्टफोलियो में आपको काफी नाम मिलेंगे जो इस ट्रेंड को हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आगे और बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।